ठंड में अमीर और गरीब बहू का नया चूल्हा। OMG सासू माँ, मैं बता नहीं सकती इस इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड चूल्हे को देखकर मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी। अरे मेरी प्यारी बहू, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है। तुम इस 5 बर्नर वाले इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे को देखकर इतना ज्यादा खुश होगी, मुझे अंदाजा नहीं था। ओ बल्ले बल्ले, और शाबाश शाबाश, हमारे घर में भी नया नया चूल्हा बन गया। अब मेरी मम्मी को धुआं परेशान नहीं करेगी। हाँ मेरे लाल, अब मैं एक बार में एक साथ दाल चावल बना लूंगी। भगवान का शुक्र है कि मुझको मिट्टी के चूल्हे से आज निजात मिल गई। बाबूजी, चंदर जी, मैं शब्दों में जता भी नहीं सकती कि आप दोनों ने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल को हल किया है। मैं आपकी दिल से आभारी हूँ। अमीर बहू का खुश होना तो लाजमी था, लेकिन आखिरकार गरीब बहू साधारण से सीमेंट के चूल्हे को देखकर क्यों इतनी ज्यादा खुश थी? इस परिवार की खुशी की वजह को जानने के लिए हमें कहानी के पिछले भाग को देखना होगा। जहां गरीब घर की बहू रजनी सुबह की पहली किरण के साथ जाग कर ठंडी हवा के बीच में आंगन में चूल्हा लीप रही होती है, तभी मकान के अंदर से सास कस्तूरी बाहर आती है। अरे रजनी बहू, अभी तक चूल्हा ही लीप रही है? तेरे ससुर और पति को काम पर भी निकलना है। तुझको पता है ना, सर्दी के मौसम में एक तो मिस्त्री का काम भी कितना कम मिलता है। जानती हूँ माँ जी, लेकिन मैं भी क्या करूँ? चूल्हा सूखेगा तभी तो चाय चढ़ाऊंगी ना। जाने रात में कितनी ओस गिरी है, पूरा का पूरा चूल्हा भीग कर गीला हो गया था और चूल्हे के तीनों सिरे टूट गए थे। अभी अभी मिट्टी गोली करके बनाई है, सूखने में टाइम लगेगा। ये भगवान, बेड़ा गर्क हो। ये तो हर बार जाड़े के मौसम की गंभीर समस्या है। घर भी इतना छोटा है कि घर के अंदर भी चूल्हा नहीं बना सकते हैं। क्या भाग्यवान तुम चाय लाने बाहर आई थी और खुद बहू से बातों में लग गई। हम दोनों को देरी हो रही है। अजी बहू, चाय बनाए भी तो कैसे? देखो चूल्हा भीग कर टूट गया है। धूप निकलेगी तब तो सूखेगा। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही चले जाते हैं। अपने ससुर पति को ठंड के मौसम में ऐसे बिना कुछ खाए पिए घर से निकलता देखकर बहू को दुख लगता है। रजनी गरीब तबके के परिवार की बहू थी। पूरे परिवार के पास सर छुपाने के लिए पुरखों का पुराना मकान था और उनका जीवन रोज के कमाने खाने पर निर्भर था। वहीं उनके पड़ोसी अच्छे खासे तगड़े पैसे वाले थे। जहां गरीब बहू का परिवार चूल्हे के कारण भूखा था, वहीं ठंड के मौसम में अमीर बहू अंकिता अपनी आलीशान घर में गाजर का हलवा बना रही थी। अरे वाह, कितनी शानदार खुशबू आ रही है मेरे गाजर के हलवे में से। पारस के शुद्ध घी में जो बनाया है, हो गया हलवा रेडी। ड्राई फ्रूट डालकर ले जाती हूँ। गर्मा गर्म हलवा बनाकर अंकिता गार्डन में लाती है, जहाँ उसके अमीर ससुराल वाले बॉन फायर के चारों तरफ बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। वैसे रोमा जी, जितना भी हीटर चला लो, ठंड में जलती आग में हाथ सेकने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ, मगर धुआं धुआं भी तो मच जाता है ना दिलीप जी। गर्मा गर्म गाजर का हलवा रेडी है। अरे वाह मम्मी, आपने हम सभी के लिए गाजर का हलवा बनाया है। ओ गॉड, ये क्या पापा जी, आपने आग क्यों जलाया? कितना धुआं हो रहा है। मुझे धुएं से बहुत ज्यादा एलर्जी है। अंकिता गुस्से में चिढ़कर पानी डालकर आग बुझा देती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि रजनी के गरीब परिवार वालों को नीचा दिखा सके। देखा आपने भाभी, ये घमंडी औरत हमको ही ताना मार रही थी क्योंकि इतनी दूर में केवल हमारे घर में ही मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है और धुआं उठता है। पता नहीं अमीर लोग इतना घमंड क्यों करते हैं। कोई बात नहीं कंचन, जाने दो, भगवान ने इनको सारी सुख सुविधा की चीज दी है, इसलिए ये क्या जाने हमारी परेशानी। देखते देखते शाम हो जाती है और दोनों अमीर गरीब बहू खाना बनाने की शुरुआत करती हैं। रजनी बहू, जल्दी से खाना बना लो, अंधेरा ढल गया, ठंड का मौसम है, बच्चों को भी भूख लग गई है। जी माँ जी, बना रही हूँ। कंचन, वो मैंने दीवारों पर उपले पात रखे हैं ना, उसे निकाल कर दे दो, उपलों पर खाना बना लूंगी। मगर भाभी, उपले तो सूखे ही नहीं है, अंदर से पूरे गीले हैं। हे भगवान, फिर खाना कैसे बनेगा? आज तो लकड़ी या सूखे पत्ते भी नहीं है कि पत्ते झोंक कर किसी तरह खाना बना लेती, और गीले उपलों से धुआं उठेगा, मगर कोई चारा भी नहीं है। अरे तो फिर रहने दे बहू, घर में थोड़ा सत्तू रखा है ना, हम सब वही खाकर सो जाएंगे। नहीं माँ जी, सत्तू क्यों खाएंगे, मैं बना लूंगी खाना। रजनी खुले आंगन में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसमें उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी ठंडी ठंडी हवा के चलने से चूल्हा बार बार बुझ जाता है, तो ऊपर से आसमान से ओले भी बरस रहे होते हैं। हे भगवान, आज तो कितनी ठंड है, कुहासा है। कोई बात नहीं, मगर मैं अपने परिवार को भूखी तो नहीं सुला सकती। एक तरह मुश्किल हालातों में भी गरीब बहू खाना बना रही थी, तो दूसरी तरफ अंकिता नखरे करती है। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, इतनी सारी वैरायटी का खाना मुझसे नहीं बनेगा। गजब हाल है तेरा अंकिता बहू, क्यों नहीं बनेगा? अरे तुझे कौन सा मिट्टी का चूल्हा थोड़ी फूकना है, गैस पर खाना बनाना है, फिर भी नौटंकी दिखा रही है। अगर उस गरीब की बहू की तरह चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता तो क्या करती?
मैं तो उन्हें दिन में तारे दिखाती थी, समझी मम्मी जी। आइए, आपको अगर इतनी वैरायटी का खाना बनवाना है तो आप मेरे लिए 5 बर्नर वाला इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा मंगा दीजिए, जिसमें मैं एक बार में ही सारा खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। इतनी ठंड के मौसम में मैं 3-4 घंटे बर्बाद नहीं करने वाली। मुझे भी ठंड लगती है और आज तो मुझसे खाना नहीं बनने वाला। अंकिता घमंड दिखाकर रजाई में घुसकर फोन चलाने लगती है। ऐसे में सास खुद ही उठकर खाना बनाती है। इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है, जहां अंकिता किचन में कदम भी नहीं रखती है। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, चलकर मेरे लिए खाना बना दो ना। आर्यन, भूख लगी है तो जाकर अपनी दादी से कहो, मेरा सर मत खाओ, समझे? अरे अरे, क्या हुआ मेरे प्यारे से पोते को? दादी दादी मुझे भूख लगी है, देखो ना माँ खाना नहीं बना रही, मेरे लिए फोन चला रही है। ये बहू भी एकदम आलसी मिजाज की हो गई है। इसकी जितनी फरमाइश पूरी करो उतनी बढ़ती जाती है। मैं तो दुखी हो गई हूँ। रोमा, तुम्हें पता तो है तुम्हारी बहू के घमंडी रवैये का। किसी चीज की जिद पकड़ लेती है तो उसे पूरा करवा कर ही दम लेती है, और फिर हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी है। जैसा तुम सबको ठीक लगे, मगर बेटा, भगवान ने हमें धन दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अथाह खर्च करें। चीज सामान की जतन करना चाहिए। इस तरह अमीर परिवार बहू के लिए इलेक्ट्रॉनिक महंगा चूल्हा ऑर्डर कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार में बहू की मुश्किलों को देखते हुए ससुर पति आपस में बात करते हैं। बेचारी बहू रोज अपनी आंखें धुएं से लाल करके खाना पकाती है। हम परिवार वालों के लिए, हम लोग इस घर की लक्ष्मी को दुख परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं दे पाते। सोचा था नए साल पर थोड़े पैसे जोड़कर एक छोटा मोटा गैस चूल्हा खरीद कर ले आऊंगा, मगर ठंड के मौसम के चलते मिस्त्री का काम ही नहीं चला। भैया, आप और पिताजी चाहो तो भाभी की मुश्किल को हल कर सकते हो अपने मिस्त्री वाले हुनर से। वो कैसे, छोटी बताना। जैसे आप लोग सीमेंट और ईंट से घर बनाते हो, भाभी के लिए एक मजबूत चूल्हा बना दीजिए, जिससे कितनी भी ओस गिरेगी तो चूल्हा ना गीला होगा ना भीगेगा, उन्हें भी आराम आ जाएगा। कंचन की बात पर गौर करने के बाद दोनों काम पर से सीमेंट और ईंट लाकर सारी रात ठंड में चूल्हा बनाते हैं और नए साल का दिन आ जाता है। जहां अमीर बहू के घर में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा आता है, तो वहीं गरीब बहू जब सुबह सुबह अपने आंगन में उठकर आती है तो सीमेंट का बना चूल्हा देखकर बहुत खुश होती है। अब देखना यह था कि किसकी खुशियां बरकरार रहने वाली थी, अमीर बहू की या गरीब बहू की। जहां इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर खाना बनाते हुए अंकिता ताना मारती है, क्यों मेरी गरीब पड़ोसन, तुम्हारी जिंदगी तो अभी भी धुएं में गुजर रही है, तो चूल्हा बनाने का क्या फायदा? मुझे देखो, मेरी रसोई में 5 चूल्हे वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक सुविधा है। कोई बात नहीं अंकिता बहन, मैं अपने सीमेंट के चूल्हे से संतुष्ट हूँ। सही है, वैसे भी इंसान को इतने पैर फैलाने चाहिए जितने की चादर हो, समझी? इतने में अंकिता की सास आवाज लगाती है, अरे अंकिता बहू, जरा मेरे सर में बाम लगा दे, सर फट रहा है। आई माँ जी। जल्दबाजी में अंकिता सब बर्नर जलाते छोड़कर चली जाती है। तभी रसोई में एक बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे चूल्हा खराब हो जाता है और धुआं फैल जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। भगवान का शुक्र है बहू तू बाहर थी, वरना ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा तेरी जान ले लेता। हर बार महंगी चीज खुशी नहीं देती बहू, समझी? अंकिता अपनी भूल की माफी मांग लेती है और अपने पहले की रसोई में खाना बनाने लगती है। साथ ही घमंडी बर्ताव को भी बदल लेती है। आस पड़ोस के लोग घर में कंबल देख के ठंड से कांपते हुए कहते हैं, अच्छा तो अब तुम लोगों ने भी ले लिया रजाई और कंबल। सोचा नहीं था कि तुम्हारे घर में भी ये सारी चीज होंगी। मानना पड़ेगा तेरी 5 बहू को भी, आखिर ले ही आए कंबल और रजाई। तो आपको क्या लगता था हम 5 बहुएं कुछ नहीं कर सकती? हम औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, बस लोगों की सोच है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती। आखिर कैसे क्या किया इन 5 बहू ने कि अब इनके पास ये सुंदर रजाइयां और कंबल हैं। जानते हैं उनकी मेहनत के पीछे का राज आगे की कहानी में। कितनी तेज तेज हवा चल रही है, अब तो ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम सही कह रही हो चंदा, और इस टूटी खिड़कियों से हवा भी बहुत तेज आ रही है। और ये दरवाजा, ये तो पूरी तरह से टूट चुका है, जो ठीक से बंद भी नहीं होता, और दरवाजे के खुले रहने से ठंडी हवाएं सीधा घर में आ रही हैं। सभी लोग टूटी खिड़कियों के पास ठंड में सिकुड़ कर बैठे हुए हैं। तभी राम प्रसाद कहता है, अरे बहुत ठंड पड़ रही है बहू, इस ठंड में एक कप चाय मिल जाती तो ठीक रहता। कोमल ठंड से कांपते हुए कहती है, हाँ पिताजी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कोमल ठंड से कांपते हुए चूल्हे के पास जाती है, जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। कुछ लकड़ियां लेकर वो आग जलाती है और फिर चाय बनाने के लिए दूध का पतीला उठाती है, जिसमें वो देखती है कि दूध ही नहीं है। माँ जी, चाय बनाने के लिए तो दूध ही नहीं है, अब चाय कैसे बनेगी?
बहू, दूध खत्म है और अब घर में 1 भी रुपया नहीं है कि मैं दूध लाऊं। एक काम कर, हम सबके लिए गर्म पानी करके ही ले आ। ठीक है माँ जी, मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। कोमल जाकर चूल्हे में गर्म पानी करके लेकर आती है और सभी लोग इस कड़ाके की ठंडी हवाओं में गर्म पानी पीकर अपनी ठंड को कम करते हैं। इतनी ठंड में इस छोटी सी चटाई पर हमारा पूरा परिवार ठीक से सो भी नहीं पाता। ये कंबल भी अब इतनी पुरानी हो गई है, इससे अब ठंड भी नहीं जाती और कल माँ की तबीयत भी बहुत खराब थी। ऐसा करते हैं, आज ये कंबल माँ जी को दे देते हैं। उनकी उम्र ज्यादा है, उनसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। पूरा परिवार ठंड से कांपते हुए जहां गायत्री पुरानी सी कंबल ओढ़े हुए सो रही होती है, तभी उनके घर का टूटा हुआ दरवाजा पूरी तरह से टूट के गिर जाता है। हे भगवान, ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? ओह, बहुत तेज ठंड लग रही है। सभी परिवार ठंड से उठ के बैठ जाते हैं। माँ, ठंडी तेज हवाओं के कारण ये गेट टूट गया है। गायत्री ठंड से कांपती हुई रोते हुए कहती है, हे भगवान, इस ठंड में सारा दुखों का पहाड़ हम पर ही टूट गया है। लगता है भगवान ने हमारे लिए अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ठंड से कांपते हुए चंदा अपनी फटी पुरानी साड़ी लेकर आती है। लो, जब तक तुम मेरी ये साड़ी टांग दो, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। वक्त गुजरता है। कमला और बिमला ठंड में गायत्री के घर के सामने से गुजर रही होती हैं और उसका टूटा दरवाजा देखकर ठंड से कांपते हुए कहती हैं, हे भगवान, इतनी ठंड में ठंडी हवा चल रही है और ये लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं और बैठे हैं इस ठंड को। मेरा तो जैकेट शॉल ओढ़ के भी ठंड में काम नहीं हो रहा। हाँ कमला, देख तो, इतना बड़ा परिवार है, बेचारी 5 बहुएं हैं, उनकी भी दुर्गति हो रही है। कहने को 5 बेटे हैं, बाहर जाकर पैसे कमा रहे हैं। हाँ बिमला, ये बेचारी 5 बहू क्या ही करेंगी, औरत के बस की है भी क्या। गायत्री की 5 बहू सभी बातें सुन लेती हैं। तभी गायत्री की 5 बहू ठंड से कांपती हुई कहती हैं, माँ जी, अब इस तरह से हम लोग नहीं रह सकते, हम लोगों को मिलकर कुछ करना होगा। हाँ काजल दी, आप ठीक कहती हो। मुझे सिलाई करनी आती है और अब से मैं लोगों के कपड़े सिला करूंगी और मैं लकड़ियाँ काटने जाऊंगी और हम लोग आपकी मदद करवा दिया करेंगे। अब 2 बहू मिलकर लकड़ियाँ काटने जाती हैं और 2 बहू मिलकर सिलाई का काम शुरू करती हैं। एक घर में सास का ख्याल रखती है। चंदा दी, हम इनमें से कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने टूटे हुए घर में भी तो लगा सकते हैं ना। पिंकी की बात सुनकर चंदा लकड़ियाँ काट के लेकर आती है। वहीं योगिता कपड़े सिल रही होती है। पिंकी की लाई हुई लकड़ियों से 5 बहू मिलकर अपने घर को ठीक करती हैं। योगिता इस कड़कड़ाती ठंड में अब आसपास के कपड़े सिल के सही पैसे कमा रही होती है। तभी चंदा ठंड से कांपती हुई कहती है, ओह, ये सुनो, जैसे हम लोगों ने इन लकड़ियों से अपना घर तैयार किया है, उसी तरीके से हम इससे कुछ फर्नीचर का सामान भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कुर्सी, पलंग, और बाहर मार्केट में बेच भी सकते हैं। ठीक है बहू, अगर तुझे लगता है तुम कर सकती हो तो करो। मेरे बेटे बाहर गए जो अभी तक नहीं आए, अब तुम ही 5 मिल के करो कुछ। चंदा अपने घर के लिए उन लड़कियों से फर्नीचर का सामान तैयार करती है, जैसे पलंग, कुर्सियां, और अपने घर में लाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन 5 बहू ठंड में बाहर लकड़ियों से पलंग कुर्सी बनाना शुरू करती हैं। अरे ये तुम्हारी बनाई हुई ये पलंग कुर्सियां देखने में तो काफी मजबूत लगती हैं। ये किस लकड़ी से बना रही हो तुम ये फर्नीचर? शीशम की लकड़ी का है काका, शीशम की लकड़ी से बनी है ये पलंग, ये कुर्सियाँ। क्या बात कहती हो, शीशम की लकड़ियां तो बहुत मजबूत होती हैं और छूकर भी ये मजबूत लग रही है। अच्छा तो बहू एक काम करो, मैं तुम्हें ये पलंग और कुर्सियों का ऑर्डर देता हूँ, तुमको मेरे घर पर पहुंचा दो इनको, है ना? 5 बहुएं मिलकर उसके फर्नीचर के सामान को उसके घर पर पहुंचा देती हैं। धीरे धीरे करके लकड़ी से बने फर्नीचर का कारोबार बहुत ही अच्छा हो जाता है। 5 बहुएं मिलकर अपने घर के लिए नई रजाइयां और कंबल भी लेकर आती हैं। 5 गरीब बहुओं का लकड़ी का सुंदर घर देख के बिमला कमला उसके घर आती हैं और घर में रखी हुई नई रजाई कंबल को देख के कहती हैं, अच्छा गायत्री, तुम लोगों ने भी ले लिया ये रजाई कंबल और अब तो घर भी पहले से काफी सुंदर कर लिया है तुम लोगों ने। हाँ, लगता नहीं था कि ये 5 गरीब बहू इतना कुछ कर पाएंगी, लेकिन तुम औरतों ने मिलकर सब कर लिया। हाँ, तो आपको क्या लगता था कि हम 5 गरीब बहू के बस में कुछ भी नहीं है? हम औरतें कुछ नहीं कर सकती? अगर हम औरतें किसी चीज को करने की ठान ली तो हम कुछ भी कर सकती हैं। बस आप जैसे लोग हम औरतों को नीचा दिखाती हैं और आदमी और औरत में फर्क करती हैं। ये ले बिमला, मिठाई खा। तू भी बहुत हंसती थी ना मेरे टूटे फूटे घर को देखकर और मेरी लाचारी पर। देख, मेरी 5 गरीब बहू ने मिलकर इस घर का नक्शा ही बदल दिया। भगवान की दया है, काम भी अच्छा चल रहा है।
गायत्री की बात सुनकर कमला और बिमला मुंह लटकाकर वहां से चली जाती हैं। अब गायत्री अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी लकड़ी के घर में रहने लगती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। सबके पास अपनी रजाइयां और कंबल होती हैं, जिससे अब वो आराम से अपनी ठंड गुजार रहे होते हैं। लकड़ी का कारोबार भी उनका बहुत अच्छा चल रहा होता है। दूसरी तरफ योगिता भी अपना सिलाई का काम कर रही होती है। मेरे बेटे, तुम लोग आ गए। तुम लोग कहाँ थे, किस हालत में थे, ना कोई खोज खबर जानते हो। हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन मेरी 5 बहुओं ने मिलकर सब संभाल लिया। पांचों बेटे अपनी माँ को बताते हैं कि यहाँ से जाने के बाद एक प्लेन क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों को एक कमरे में रखा गया था और कहीं भी जाना आना अलाउड नहीं था, इसलिए वो इतने लंबे समय तक अपने परिवार के पास नहीं आ सके। गायत्री ये सब सुनकर जहां दुख थी वहीं उसे खुशी हुई थी कि अब उसके 5 बेटे घर वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपको भी यही लगता है कि अगर औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, जैसा कि हमारी कहानी की इन गरीब बहुओं ने कंबल और रजाई लाकर खुद को साबित किया।